नमस्कार, जीएमडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग सक्सेना और खबरों के विस्तार में जाने से पहले एक नजर अभी तक हेडलाइंस पर। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल समेत सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहे मौजूद। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी बैठक में लेंगे हिस्सा। केंद्रीय मंत्रिमंडल के साथ होगी बैठक, कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह का यूपी दौरा। लखनऊ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली में कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। संगठनात्मक कार्यक्रमों में होंगे शामिल। जम्मू के ड्रोन अटैक केस की जांच करेगी एनआईए। गृह मंत्रालय ने एनआईए को सौंपी फाइल। चारधाम यात्रा पर उत्तराखंड सरकार का यू टर्न। चारधाम यात्रा पर 7 जुलाई तक लगाई रोक। और अब खबरें विस्तार से। कानपुर में एमएलसी अरुण पाठक ने केस्को एमडी से मिलकर जन समस्याओं से संबंधित एक पत्र। इस दौरान केस्को एमडी ने उनको आश्वस्त किया कि समस्याओं को जल्द निस्तारित किया जाएगा। आपको बता दें कि एमएलसी अरुण पाठक प्रदेशी विद्युत व्यवस्था संबंधित जांच समिति के सभापति हैं। ऐसे में उन्होंने एमडी को कई सूत्री समस्या संबंधित पत्र दिया। पत्र में साफ लिखा था कि जो मीटर पोस्टपेड प्रीपेड किए जा रहे हैं उनको किसी भी तरीके की कोई समस्या न हो, इसके लिए व्यापक इंतजाम किए जाएं। अवैध रूप से अनियोजित प्लॉटिंग के दौरान कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से कनेक्शन बांटे जा रहे हैं, इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। समस्या कुछ नहीं, केस्को का काम बहुत अच्छा चल रहा है, 24 घंटे सप्लाई भी चल रही है। लेकिन कुछ उपभोक्ताओं को जो कुछ ऐसी समस्याएं आई होकर के उनका शेयरिंग के लिए आए थे कि उसमें क्या हो रहा है। जैसे कि पोस्टपेड मीटरों को प्रीपेड मोटर किया जा रहा है, स्मार्ट मीटर किया जा रहा है, उसमें होने वाला जो रिचार्ज है, उसमें होने वाली जो सूचना है वो प्रॉपर तरीके से हो। नंबर दूसरा, कुछ सब स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पर ऐसा आया ध्यान में कि वहाँ के जो एक्सचेंज वगैरह है ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, सरकार की योजनाओं के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं। कुछ सुझाव दिए हैं जो केस्को में जनता को समस्या आ रही है उसके बारे में अवगत कराया है। कुछ एरियाज़ की पर्टिकुलर इन्होंने समस्या बताई है, उसको हम लोग जो है अपने इंजीनियर्स को अभी जो है सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स को भेज रहे हैं और जो भी अगर कहीं कोई ऐसी समस्या है तो हम उसको दूर करेंगे। एक जो मेन समस्या ये भी है कि जैसे जो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे जो शिकायतें आ रही हैं उसके बारे में जानकारी चाहिए, वो हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है, वो भी हम लोग उपलब्ध करा देंगे। देखिए ऐसा है, जिनको हम लोगों ने पोस्टपेड को प्रीपेड में किया है उनको हम लोगों ने 2 बार जो है SMS भी भेजा है, इसलिए ये कहना कि हमने उनको इन्फॉर्म नहीं किया ये नहीं है। और इसमें हम लोगों ने न्यूज़पेपर में भी निकाला था और उनमें ये भी अवगत कराया गया था कि डिवीजन के हम लोग चेंज कर रहे हैं और अगर कहीं किसी कंज्यूमर को कोई अगर ऐसी कोई समस्या लगी होगी तो हम उसको दिखवा। कश्मीर में सिख समुदाय की बेटियों के जबरन धर्म परिवर्तन कराकर निकाह के की लहर नजर आ रही है, जिसकी एक झलक कानपुर में गोविंद नगर में देखने को मिल रही है, जहां मंगलवार को चावला मार्केट में सिख समुदाय के सैकड़ों लोगों ने कश्मीर में हुए सिख समुदाय की 2 बेटियों के जबरन धर्मांतरण कराए जाने के विरोध में जबरदस्त प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन कर रहे भाजपा से कानपुर बुंदेलखंड अल्पसंख्यक मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष अजीत सिंह छाबड़ा ने मांग करते हुए कहा कि सरकार तत्काल धर्मांतरण का शिकार हुई बेटियों को मुक्त कराने और साथ ही जल्द से जल्द धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाया जाए ताकि जिहाद का शिकार होने से लड़कियों को बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि मुगल काल के वक्त भी इसी प्रकार से ही जबरन धर्म परिवर्तन कराए जाते थे, जो अभी भी जारी है। आपको बता दें कि 2 सिख बेटियों के जबरन धर्म परिवर्तन यानी कश्मीर में जो जबरन धर्मांतरण कराया गया है उसको लेकर पूरे देश में रोष व्याप्त है। उसकी एक झलक कानपुर में भी आज देखने को मिली, जहां पर सिख समुदाय के लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराया और तत्काल। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अशोक दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, लगातार धर्म परिवर्तन का जो जिन्न है वो बाहर निकल कर आया है, लगातार ऐसी खबरें आती जा रही हैं। ऐसे में कश्मीर में जिस तरीके से सिख समुदाय की 2 बेटियों का जबरन धर्मांतरण कराया गया है, आज उस पर रोष कानपुर में देखने को मिला, क्या जानकारी?
गोविंद नगर से चावला मार्केट में सिख समुदाय के सैकड़ों लोगों ने कश्मीर में हुए सिख समुदाय की 2 बेटियों को जबरन धर्मांतरण कराए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया है। और सिख लगातार ये मांग कर रहे थे कि ये जो जबरदस्ती धर्मांतरण कराया गया है, इसको लेकर जो है इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इन जांच बैठा ली जाए और जो लोग इसके दोषी हों इनको जल्द से जल्द सलाखों के पीछे किया जाए। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से अशोक, अगर बात की जाए सिर्फ मांग और विरोध प्रदर्शन की बात की जा रही है, अगर धर्मांतरण की बात करें, यूपी में कानून लागू हो चुका है, इसकी मांग पूरे देश में लागू करने की हो रही है और अभी जो मामला धर्मांतरण का अभी भी गर्म मुद्दा है, ऐसे में आपको नहीं लगता है कि प्रशासन को सख्ती दिखानी चाहिए, चाहे वो यूपी सरकार का प्रशासन हो या फिर जम्मू कश्मीर का? बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन कार्रवाई करने की बात की, अगर जांच चल रही है मामला डालता है, लेकिन लगातार जो है टीमें लगी हुई हैं और जो LIU है और आपका CBI की टीमें बराबर लगी हुई हैं और मामले की जांच कर रही हैं और जैसे ही जो मामला निकलकर सामने आएगा तो इनको पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी अशोक, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में सिख समुदाय की 2 बेटियों के जबरन अगवा कर धर्मांतरण के मामले ने तूल पकड़ लिया है। कानपुर में भी उसकी आज एक झलक देखने को मिली, जहां पर 2 सिख बेटियों के धर्मांतरण को लेकर विरोध दर्ज कराया गया सिख समुदाय की तरफ से। ये जो धर्मांतर देश में बढ़ रहा है, उसके खिलाफ हम लोग ने, सिख समुदाय ने कानपुर के दशमेश संजीत नगाड़ा के बैनर तले अपना विरोध दर्ज कराया है। जो इस तरह कश्मीर में पता लगा कि 2 हमारी बच्चियां, सिख बच्चियों को बंदूक की नोक पर उनको पहले मुस्लिम धर्म अपनाया गया, उसके बाद उसको उनसे निकाह किया गया। देखिए, आज से 400 वर्ष पहले जब औरंगजेब का राज था, उस समय भी धर्मांतर जोरों से हुआ था। कानपुर में STF की टीम ने मुखबिर की सूचना पर अवैध शराब की एक बड़ी उसी के नीचे 320 पेटी शराब रखी गई थी। बताया जा रहा है कि पकड़े गए आरोपियों के तार अलीगढ़ के जहरीली शराब कांड से जुड़े हो सकते हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। इस वक्त की बड़ी खबर मैनपुरी से, जहां पर पुलिस को और STF को मिली बड़ी सफलता। गांजे के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। 330 किलो अवैध गांजे के साथ ट्रक किया गया बरामद। 4 अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। शहर के करहल रोड से हुई गिरफ्तारी। इस वक्त की बड़ी खबर मैनपुरी से, जहां पर पुलिस और STF की टीम को मिली बड़ी सफलता। गांजे के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। 330 किलो गांजा किया गया बरामद, साथ में ट्रक भी बरामद किया गया। आपको बता दें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, 4 अन्य की तलाश जारी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रमोद कुमार पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, मैनपुरी पुलिस और STF को बड़ी कामयाबी हासिल मिली है, क्या पूरी जानकारी? हाँ जी, बिल्कुल बता दूं, मैनपुरी का पुलिस है, सुबह 3:30 बजे मैनपुरी पुलिस और मेरठ STF ने छापा मारा था, जिसमें 330 किलो गांजा बरामद हुआ है। उसमें 2 आरोपी भी किशोरगंज जिला से पकड़े गए हैं, जिसमें 4 आरोपी संदिग्ध हैं। पुलिस चूंकि अगर बात की जाए इस पूरे मामले पे नजर डाली जाए प्रमोद, तो यहाँ पर अभी 4 आरोपियों की तलाश की जा रही है और सबसे बड़ी बात यह कि ये भी जताया जा रहा है आशंका कि शायद इनके तार अलीगढ़ में जो जहरीली शराब कांड हुआ उससे जुड़े हो सकते हैं। क्या पूरी जानकारी इस पर? हाँ, बिल्कुल बता सकते हैं कि काफी तार बाहर से भी जुड़े हुए हैं। इसमें जो 3 सप्लायर भी हैं, बड़ी मात्रा में जो गांजे को सप्लाई देते हैं, ये तीनों लोग वहीं इस्तेमाल ले आ रहे थे। लेकिन ये पुलिस की फिर से कि पूरा 330 किलो जो गांजा है वो सुबह 3:30 बजे बरामद किया गया है। जी प्रमोद, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर मैनपुरी से, जहां पर मैनपुरी पुलिस और STF को मिली बड़ी सफलता। किए गए 330 किलो
गांजा वहां पर बरामद किया गया है। 4 अन्य आरोपियों की तलाश फिलहाल पुलिस कर रही है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला शहर के करहल रोड के पास का। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां उत्तर प्रदेश के कानपुर में रहने वाले सूफी इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता सूफी मोहम्मद मजीदी ने धर्म परिवर्तन कराए जाने के मामलों को लेकर कानपुर साउथ डीसीपी रवीना त्यागी से उनके दफ्तर में मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उनके साथ जबरन धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप लगाने वाले विश्वनाथ गुप्ता भी मौजूद थे। सूफी कौसर ने डीसीपी को ज्ञापन देते हुए कहा कि कानपुर नगर के विभिन्न हिस्सों में पाकिस्तान की संस्था दावत-ए-इस्लामी जो धर्म परिवर्तन के कई मामलों में संलिप्त पाई गई है, जिसके खिलाफ उन्होंने शिकायत की थी, जिस पर पत्रों पर जांच की जा रही है। उन्होंने कहा शहर के मुस्लिम बाहुल इलाकों में पाकिस्तान की यह संस्था लगातार एक्टिव है और विभिन्न स्थानों पर पारदर्शी डिब्बे लगाकर इस संस्था द्वारा धन इकट्ठा किया जा रहा है। इस धन का इस्तेमाल पाकिस्तान के मदनी चैनल की आड़ में आतंक को प्रमोट करने के लिए किया जाता है। इस विषय पर भी कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की संस्था दावत-ए-इस्लामी द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन करवाने का काम किया जा रहा है, जिसके कई मामले कानपुर में भी सामने आए। उन्होंने धर्म परिवर्तन के मामलों को रोकने के लिए सूफीवाद को बढ़ाने की बात कही। कानपुर के नौस्ता में एक परिवार द्वारा धर्म परिवर्तन करवाने का दबाव बनाए जाने के आरोपों के जवाब में उन्होंने कहा कि देश में जहां जहां भी इस कट्टरपंथी विचारधारा के लोग ज्यादा तादाद में हो जाते हैं, उन इलाकों में इस तरह की हरकतें करते हैं। मांग हमारी यह है कि पाकिस्तान की एक संस्था है दावत-ए-इस्लामी, जिसके द्वारा धर्म परिवर्तन बहुत बड़े पैमाने पर किया जा रहा है और कानपुर में भी उसके इस तरीके के मामले समझ में आए हैं। कानपुर दक्षिण क्षेत्र में जिस तरह से ये लोग सक्रिय हैं और धर्म परिवर्तन करा करके समाज का माहौल ख़राब करते हैं, इस पर कार्रवाई के संबंध में और साथ में उनको ये भी अवगत कराया जाएगा कि इनकी फंडिंग किस प्रकार से होती है। गली गली मोहल्लों में जहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं, वहाँ किसी चाय की दुकान पर, पान की दुकान पर, बिरयानी की दुकान पर पारदर्शी डिब्बे लगाए गए हैं। हमीरपुर जिले में प्राइवेट डग्गामार वाहनों और प्राइवेट बसों के चलने से रोडवेज के प्राइवेट वाहन रोडवेज विभाग के राजस्व को लाखों रुपए का सरकारी राजस्व का चूना लगा रहे हैं। रोडवेज विभाग के अधिकारियों ने प्राइवेट वाहनों की लिस्ट ARTO विभाग के अधिकारियों को भी सौंपी ताकि प्राइवेट वाहनों से सरकारी राजस्व के हो रहे नुकसान को बचाया जा सके। हमीरपुर जिले के रोडवेज विभाग के अधिकारी आजकल खासे परेशान चल रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट वाहनों के आवागमन के चलते रोडवेज विभाग को अपने खर्चे निकालने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसका मुख्य कारण प्राइवेट वाहनों द्वारा सवारियों को ढोना बताया जा रहा है। फिलहाल रोडवेज विभाग के ARM ने संभागीय परिवहन अधिकारी को प्राइवेट वाहनों की लिस्ट सौंपी है, जिससे कि डग्गा मार वाहनों के द्वारा लगातार सालों से रोडवेज विभाग के राजस्व को चूना लगाया जा रहा है, उनको रोका जा सके। रोडवेज विभाग के द्वारा लिस्ट विभाग ने अपने TI के द्वारा बनवाई है। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद लखनऊ दौरे पर, जहां आज वो ऐशबाग स्थित डॉक्टर भीम करने पहुंचे। उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, CM योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में सबसे पहले CM योगी ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। इस दौरान बड़ी संख्या में तमाम विभागों के मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि आज डॉक्टर अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास किया गया। कश्मीर के अवंतीपुरा में SPO फैयाज अहमद, उनकी पत्नी और बेटी की हत्या के कश्मीर पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। जम्मू कश्मीर पुलिस के IG विजय कुमार ने कहा कि आतंकी मासूम लोगों को निशाना बनाकर डर का माहौल बनाना चाहते हैं। आतंकियों को अमन चैन पसंद नहीं। इसके साथ ही IG विजय कुमार ने कहा कि नागरिकों को निशाना बनाने वाले आतंकी बचेंगे नहीं। जम्मू कश्मीर के IG ने बताया कि पुलिस की नौकरी करना कोई अपराध नहीं है और जिसे मारा है वो किसी एंटी टेरर ऑपरेशन में शामिल नहीं था, वो सिर्फ एक PSO था। लोग गरीबी के कारण भी पुलिस ज्वाइन करते हैं। ये आतंकियों का असली चेहरा है। पिछले कुछ दिनों में आतंकियों ने मासूम लोगों को निशाना बनाया। यहाँ कश्मीर में डर का माहौल बनाना चाहते हैं।
आने वाले दिनों में यहाँ पर्यटक आएंगे और अमन चैन होगा। आतंकी इसे देखना नहीं चाहते। कुछ सकारात्मक चर्चा भी हो रही है, उसे भी ये डिस्टर्ब करना चाहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे 5 जवान शहीद हुए थे। इस घटना में शामिल लोगों की हमने पहचान कर ली थी। इस मामले में इस्तेमाल गाड़ी बरामद की थी और 10 लोगों को गिरफ्तार किया था। इसमें आतंकी अबरार, एक दूसरे आतंकी और खुर्शीद मीर का नाम भी शामिल था। खुर्शीद मीर एनकाउंटर में मारा गया था। को शहीद कर दिया गया। जब उसकी वाइफ और बेटी बचाने आई तो मिलिटेंट ने उसको भी अंधाधुंध फायर किया, उसको भी शहीद कर दिया। उसमें जैश मोहम्मद का एक पाकिस्तानी मिलिटेंट था और एक जैश का लोकल मिलिटेंट उसमें इन्वॉल्व था। उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए हैं, पीछे पड़े हैं, ट्रैक कर रहे हैं। बहुत ही जल्दी उसको हम लोग न्यूट्रलाइज कर लेंगे। मिलिटेंट ने यह दिखा दिया कि कितना ही बारबरिक होता है। ये टीआरएफ वाले जो क्लेम करते हैं, इनोसेंट को मार को क्लेम करते हैं कि ये इन्फॉर्मर था, मुखबिर था, ये शो करता है कि जो कितने लोग बारबरिक हैं, कितने झूठ बोलते हैं, कितने लोग दुष्ट हैं लोग। फिलहाल यहाँ वक्त एक ब्रेक का, बने रहिए जीएमडी न्यूज के साथ। फर्नीचर की रही मिसाल, फैक्ट्री रेट पे मचा धमाल। गजब डिजाइन, लंबी रेंज, घर की ब्यूटी करिए चेंज। माँ भगवती फर्नीचर, माँ भगवती फर्नीचर। Manufacturer of all kinds of superior and luxurious wooden furnitures. माँ भगवती फर्नीचर, विनोबा नगर, जूही डिपो चौराहा, ऐसा मार्बल लेन, कानपुर। कूका कफ लॉजेंजेस गले की खराश और इन्फेक्शन के लिए हमेशा अपने साथ रखिए। तुलसी के गुणों से भरपूर कूका कफ लॉजेंजेस, कभी भी कहीं भी। धन्वंतरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, दक्षिण कानपुर का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, CGHS, QCI और NABH द्वारा प्रमाणित। दक्षिण कानपुर में सभी तरह के विशेषज्ञों से सुसज्जित एकमात्र सुपर स्पेशलिटी OPD, राउंड द क्लॉक क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट द्वारा कवरेज एवं अत्याधुनिक मशीनों से लैस ICU। कानपुर के एकमात्र विश्व स्तरीय सुपर स्पेशलिटी फुली SS मॉड्यूलर OT, सभी प्रकार के कैंसर का विश्व स्तरीय इलाज। MK बंधानी ही सभी गृहिणियों की पसंद, खाने की शान और खाने की जान। MK बंधानी ही। थोड़ी होने दो, ये तो इनके रोज का काम है और मेरे इस मुश्किल काम को आसान बनाता है विदिशा डिटर्जेंट पाउडर। इसका मल्टी एंजाइम फॉर्मूला दाग धब्बे निकाले प्यार से और रखे कपड़ों का रंग और चमक बरकरार। विदिशा डिटर्जेंट पाउडर और केक, अब चमकिए प्यार से। कोविड-19 वैक्सीन क्या है? के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अन्य खबरों की ओर। देश में कोरोना के नए मरीजों की संख्या तेजी से नीचे आ रही है। सोमवार को 37,566 नए मामले दर्ज किए गए। रोजाना दर्ज होने वाले कोरोना मामलों की यह संख्या पिछले 102 दिनों में सबसे कम है। आंकड़ों के मुताबिक देश में 102 दिनों बाद 40,000 से कम नए मामले सामने आए हैं। पिछले 2 दिनों से कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा 1,000 से नीचे है। सोमवार को कोरोना से 907 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं रविवार के मुकाबले सोमवार को कोरोना के नए मामलों में भी काफी गिरावट दर्ज की गई है। रविवार को देश में कोरोना के 46,148 नए मरीज मिले थे, यानी एक दिन में यह आंकड़ा करीब 9,000 कम हुआ। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में कोरोना के नए मामले अन्य राज्यों से कहीं ज्यादा हैं। वहीं इन्हीं राज्यों में सबसे ज्यादा एक्टिव केस भी। भारत में कोरोना के 37,566 नए मामले आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 3,03,16,897 हुई है। 907 नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 3,97,637 हो गई है। इस दौरान 56,994 मरीज डिस्चार्ज हुए, जिसके बाद कुल डिस्चार्ज की संख्या 2,93,66,601 हो गई है। देश में सक्रिय मामलों की बात की जाए तो कुल संख्या 5,52,659 है।
उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा को लेकर राज्य सरकार ने अब यू टर्न लिया है। अब उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम यात्रा को अगले आदेश दिया है। बताया गया है कि ऐसा उत्तराखंड हाईकोर्ट के ऑर्डर को मानते हुए किया गया। इससे पहले सोमवार को ही राज्य सरकार ने 4 धाम यात्रा को लेकर कोविड गाइडलाइंस जारी की थी। साथ ही कहा था कि 1 जुलाई से यात्रा शुरू होगी, जबकि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने यात्रा पर 7 जुलाई तक की रोक लगाई। उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम यात्रा के लिए जो कोविड गाइडलाइन सुबह जारी कर दी थी, उसमें कहा था कि यात्रा का पहला चरण 1 जुलाई से शुरू होगा, फिर 11 जुलाई से यात्रा का दूसरा चरण शुरू होगा। आगे कहा गया है कि नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट भी जरूरी होगी। राज्य सरकार ने सीमित लोगों के साथ यात्रा की शुरुआत की बात कही थी, लेकिन अब यात्रा को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले सोमवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 4 धाम यात्रा के मामले पर सुनवाई की थी। दरअसल राज्य सरकार ने सीमित लोगों के साथ 4 धाम यात्रा की शुरुआत की बात कही थी, लेकिन कोर्ट ने इस यात्रा पर 7 जुलाई तक रोक लगा दी थी। उस दिन मामले पर फिर सुनवाई होनी थी। हाईकोर्ट ने सरकार को 7 जुलाई को दोबारा से शपथ पत्र दाखिल करने के लिए कहा है। कोर्ट ने 4 धामों की लाइव स्ट्रीमिंग भी करने के लिए कहा है, जिससे श्रद्धालु घर से ही उनके दर्शन कर सकें। कानपुर को लगभग 2000 करोड़ की लागत से स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला उत्तर प्रदेश सरकार का काम 3 सालों से लगातार चल रहा है, लेकिन अभी तक काम पूरा नहीं हो सका। इंदौर और सूरत को स्मार्ट सिटी के पुरस्कार से नवाजा गया है और उत्तर प्रदेश को स्मार्ट स्टेट का दर्जा मिला है। कानपुर में स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला होता है। सड़क किनारे बने फुटपाथ पर कहीं भी जल निकासी यानी नालियों की व्यवस्था नहीं की गई। रोड लाइट्स जगह जगह खराब पड़ी है। शहर को चमकाने के लिए खंभों में जो एलईडी लाइट्स लगाई गई थी, घटिया क्वालिटी की लाइट की होने की वजह से वो भी खराब हो चुकी है। जगह जगह स्मार्ट सिटी के नाम पर घोटाले हुए। पार्कों के सौंदर्यीकरण की बात कही गई, वो भी अभी तक पूरे नहीं हुए। ऐसे में सोचने वाली बात है कि क्या इंदौर और सूरत की तरह कभी कानपुर को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिलेगा, या फिर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का स्मार्ट सिटी का सपना अधिकारियों के घोटाले की भेंट चढ़ता रहेगा। लगभग 2000 करोड़ की लागत से कानपुर को स्मार्ट बनाने के लिए शहर में जगह जगह काम चल रहा है। कानपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर में काम चल रहा है, जिसमें पार्क, फुटपाथ और बच्चों के खेलने और साइकिल ट्रैक जैसी चीज़ें बनाई जा रही हैं। इंदौर और सूरत को बेस्ट स्मार्ट सिटी का अवार्ड दिया गया है और उत्तर प्रदेश को स्मार्ट स्टेट का दर्जा दिया गया है। अब देखना यह है कि कानपुर वासियों और कानपुर को कब स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया जाता है। जर्नलिस्ट नीरू मिश्रा के साथ अभिनव शुक्ला, जेएमडी न्यूज़, कानपुर। जहां एक और केंद्र सरकार लोगों को फ्री में वैक्सीन दे रही है, लगातार लोगों से वैक्सीनेशन कराने की अपील कर रही है, कानपुर में वैक्सीन को लेकर हालात खराब हो चुके हैं। वैक्सीन के खत्म होने की वजह से शहर के सभी वैक्सीनेशन सेंटरों को बंद करना पड़ा। वैक्सीन लगवाने के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं। प्रशासन ने ऐसी किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की थी जिससे लोगों को वैक्सीन खत्म होने और सेंटर बंद होने की जानकारी मिल सके, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालात यहां तक खराब हैं कि प्रदेश का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर ग्रीन पार्क में भी वैक्सीनेशन न होने की वजह से इसको बंद करना पड़ा है। आपको बता दें कि 1 जुलाई से वैक्सीनेशन के महाअभियान की शुरुआत हो रही। अगर अभी से ये हालात हैं तो महाअभियान का क्या होगा। यहाँ हम आए हैं ग्रीन पार्क में लगवाने। 2 घंटे से खड़े हैं, ना कोई स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी आया है, ना कुछ वैक्सीन पता चल रही। यहाँ बोलना बंद है और वैक्सीन ख़त्म भी हो गई है। तीसरी वेव भी आने वाली है और पता नहीं उसका क्या है, इसीलिए परेशान घूम रहे हैं और कोई अधिकारी भी नहीं है। हम यहाँ से 15 किलोमीटर नवस्था बम्बा 45+ की वैक्सीन लगवाने करीब मैं 2 घंटे से खड़ा हूँ। कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। यहाँ ना कोई बताने वाला है कब आएगी, कब मिलेगी, कोई जानकारी नहीं। जो नंबर लिखा हुआ है वो नंबर भी कोई पिक नहीं कर रहा है।
हम ग्रीन पार्क में आए क्या नाम जो है कि वैक्सीन लगवाने, यहाँ पर 2 घंटे से खड़े हैं, कोई किदवई नगर से आ रहा है, कोई कहीं से, ऐसे ही सब धूप में हम लोग परेशान हैं कि जल्द जल्द वैक्सीन लगा लिया। लेकिन यहाँ इतनी दूर दूर से आके यहाँ पर पता चला कि कोई जो है गेट बंद है, ना कोई चश्मा लगा है, ना कोई सूचना है हम लोगों को। और यहाँ पर कितने लोग खड़े हैं कह रहे हैं जो है कि सब परेशान हैं धूप में। आप लोग कब से खड़े हैं? हम 2 घंटे से खड़ा, कोई 3 घंटे से खड़ा, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। काफ़ी देर से खड़े हैं, मालूम चल रहा है कि यहाँ वैक्सीनेशन नहीं है, खत्म हो चुकी हैं, तो काफ़ी लोग भी यहाँ खड़े हैं, बहुत देर से खड़े हुए हैं। हमसे पहले भी आए हुए लोग हैं जो यहाँ वेट कर रहे हैं। बहुत फर्क पड़ा भाई न्यूज़ में जो हम लोग देख रहे हैं उसके हिसाब से तो काफ़ी डेंजरस सिचुएशन लग रही है कि मे बी जो आगे अगर 3rd वेव आती है तो उसके हिसाब से काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस जो है वो इंक्रीज़ हो सकती हैं, बढ़ सकती हैं। तो अभी हालात पूरे सही तो नहीं हुए हैं, तो वैक्सीनेशन का लगना बहुत ज़रूरी है और टाइमली अवेलेबिलिटी उसका हर सेंटर पे इन्फॉर्मेशन का होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, वैक्सीनेशन जो होता है वो वैक्सीन की अवेलेबिलिटी का एक शेड्यूल होता है, उसमें उसको मैनेज किया जाता है इस तरीके से पूरे नेशनल लेवल पे कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके डिफरेंट रीजन्स के भी, डिफरेंट सिटीज़ के बीच में। तो डिस्ट्रीब्यूशन के मैनेजमेंट में नंबर्स थोड़ा फ्लक्चुएट करते हैं, कभी नंबर ज़्यादा मिल जाते हैं किसी डिस्ट्रिक्ट को, कभी कम मिलते हैं किसी डिस्ट्रिक्ट को, लेकिन ये इंश्योर किया जाता है कि यथासंभव सभी राज्य और सभी शहर आच्छादित हो सकें। उसी अंडरस्टैंडिंग के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट से शेड्यूल मिलता है वैक्सीनेशन को करने का, वैक्सीन अवेलेबल होती हैं। 1 जुलाई से एक बहुत बड़ा कार्यक्रम चालू होने वाला है जिसमें पूरे शहर को हम लोग पूरे ज़िले को महीने भर में आच्छादित करेंगे। उसकी प्रिपरेशन हो चुकी है, उसकी करस्पॉन्डिंग वैक्सीन अवेलेबिलिटी का शेड्यूल सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पर बन चुका है। वैक्सीन अवेलेबिलिटी होने पे बहुत बड़ा अभियान चलेगा और निश्चित तौर पे हम ये प्रयास करेंगे कि जुलाई के इस वक्त हम प्रदेश के सबसे बड़े मेगा वैक्सीनेशन सेंटर पे खड़े हुए हैं जो कि कानपुर के ग्रीन पार्क में बनाया गया था। वीडियो जर्नलिस्ट नीरू मिश्रा से कहेंगे दिखाएं कि आज यहाँ पर वैक्सीन खत्म हो चुकी है और सिर्फ यहीं की ये हालात नहीं है, पूरे शहर के ये हालात हैं जहाँ एक दिन में 250 से 300 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जाते थे। आज का दिन है जब मात्र 14 सेंटर हैं, शहर के 14 सेंटर बनाए गए हैं। लोग यहाँ पर आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर वैक्सीन नहीं लगाई जा रही है। लाखों दावे जिला प्रशासन कर रहा था कि वैक्सीनेशन होगा और वैक्सीन लगाई जाएगी, वैक्सीन पूरी तरह से पर्याप्त है, लेकिन लोग यहाँ पर आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, वैक्सीन खत्म हो चुकी है। कुछ लोग हैं हमारे साथ। क्या नाम है अंकल आपका? अमित त्रिपाठी। अमित जी, यहाँ पर क्या काहे के लिए आए हुए? वैक्सीन 2nd डोज लगवाने के लिए। तो क्या देखा आपने यहाँ पे? देखा गेट बंद है, कोई वैक्सीन का कोई इंतजाम नहीं है। हम वहाँ से ग्वाल टोली से लौट के वापस आ रहे हैं अस्पताल से, मलेरिया अस्पताल। क्या जवाब दिया गया? वहाँ बताया वैक्सीन खत्म है। हाईलाइट के लिए पूछा, वो लेकिन वहाँ भी नहीं लग रही है। फिर यहाँ के लिए बताया तो यहाँ भी चले आए, यहाँ भी नहीं लग रही है, बंद है। यही देख रही हूँ और उधर भी गई हूँ, बंद है। अब बताइए, कहते हैं लगाओ, जब लगाने आओ तो ये हाल। कोई जानकारी पहले से आप लोग को नहीं दी? नहीं, बोला गया था स्लॉट मिलेगा। आप जब रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको OTP जाएगी, प्लस उसके करने के बाद आप लोग स्लॉट बुक करा लेंगे। फिर स्लॉट बुक करने के बाद आपका वैक्सीनेशन यहाँ पे लग जाएगा। बट हमारे यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा है। तो कोई जानकारी आप लोग को? कोई जानकारी नहीं है पहले से। कल 2 बजे आए थे तो इन्होंने कह दिया कि 200 डोज आए थे, खत्म हो गए कोविशील्ड के, आप कल 9:30 बजे आइए। अब आज आए हैं तो देख रहे हैं गेट बंद पड़ा हुआ है, 50 आदमी 100 आदमी खड़ा गेट पे, कोई नोटिस नहीं है कि अब ये फ़ोन करा तो कह रहे हैं कि आज डोज लगेगा नहीं, आई नहीं है। और भी कहीं पे गए, वहाँ पे भी देखा? शिवराजपुर में भी नहीं है, सब दूर दूर है। बूढ़े बुजुर्ग को जो पास उनको कहाँ ले जाएं? जहाँ तक है कहाँ तक ले? सरकार तो दावे कर रही है कि काफ़ी ज़्यादा वैक्सीन है शहरों के अंदर, प्रदेश के अंदर काफ़ी ज़्यादा दे चुकी है वैक्सीन। है तो कहाँ गई सरकार? अगर दावा कर रही तो कहाँ गई है? तो ये तो कुछ लोग जिन्होंने बताया कि सरकार लाखों दावे कर रही है, प्रशासन लाखों वादे करता है कि शहर के अंदर वैक्सीन है, सरकार कहती है कि वैक्सीन फ्री दी जा रही है, लेकिन सच बात यह है धरातल पे ही अगर उतर के देखा जाए तो वैक्सीन पूरी तरह से शहर के अंदर खत्म हो चुकी है। ये सिर्फ कानपुर की बात नहीं है, कानपुर के अलावा भी प्रदेश के और भी ऐसे ज़िले हैं जहां पर वैक्सीन खत्म हो चुकी है या फिर बहुत कम मात्रा में बची है। 1 तारीख से वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो रहा है जहां पर लगभग एक दिन में 10 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जानी है, लेकिन जब आज 1 तारीख से पहले जब ये हालात हैं तो आगे क्या होगा ये तो देखने वाली बात होगी। जर्नलिस्ट नीरू मिश्रा के साथ अपना शुक्ला, एमडी न्यूज़ कानपुर। कानपुर समेत पूरे यूपी के 20 जिलों में अभी 3 दिन बारिश के आसार नहीं। अनुमान व्यक्त किया है कि आगरा, मथुरा, लखनऊ, सीतापुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, श्रावस्ती, संत कबीर नगर, शाहजहांपुर और फर्रुखाबाद, एटा, कासगंज, मथुरा, कानपुर नगर, कानपुर देहात, फिरोजाबाद सहित 20 जिलों में अभी बारिश के आसार नहीं है।
प्रयागराज के थाना करेली के करामत की चौकी पर ट्रक में हादसा हो गया। ट्रक में लदा मार्बल अनलोड कर रहे 3 मजदूर मार्बल के बीच दब गए, जिनमें 3 व्यक्तियों को गंभीर चोटें आईं। मौके पर थाना अध्यक्ष ब्रजेश सिंह पहुंचे और तीनों घायलों को तत्काल अस्पताल भिजवाया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। बारिश के कारण जहां ट्रक खड़ी थी वहां मिट्टी थी और ट्रक में लोड ज्यादा होने की वजह से ट्रक का एक पहिया मिट्टी में धंस गया, जिससे ट्रक में लदे मार्बल गिरने लगे। उसी में 3 मजदूर उसको उतारते वक्त दब गए, जिससे उन्हें काफी चोटें आईं। कानपुर में अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद ने शास्त्री चौक पर राजशाही के भेंट वाली स्वर्गीय वंदना मिश्रा को श्रद्धांजलि दी और मांग की गई थी कि वीवीआईपी के आगमन के दौरान किसी भी एम्बुलेंस, गंभीर मरीज, आवश्यक काम से जाने वालों को निकलने का रास्ता दिया जाए। पूर्व पार्षद मनीष शर्मा ने कहा कि राजाओं का युग चला गया है, लोकतंत्र में सभी को समान अधिकार प्राप्त है, आम आदमी के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। सुरक्षा प्रोटोकॉल के नाम पर मरीजों की जान से खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के नेतृत्व में आज हम लोगों ने एक ह्यूमन चेन मानव श्रृंखला बनाई है और एक संदेश देने का काम किया, प्रयास किया शासन और प्रशासन को और जिम्मेदारों को। हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, हमारे ही द्वारा जो चुने हुए लोग जो हैं वो जब पहुंचते हैं और उनकी सुरक्षा के नाम पर मरीजों की जान से खिलवाड़ होता है और कहीं ना कहीं ये हत्या होती है, तो हमारा कहना ये था आगे से ऐसा ना हो। और वंदना जी को अगर शासन प्रशासन के लोग माफ़ी मांग रहे हैं, प्रायश्चित करना भी चाहते हैं, तो सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि शहर को जाम से मुक्त कराया जाए, क्योंकि उनके परिजनों का भी ये कहना है कि किसी को दंडित ना किया जाए, जो दंडित भी कर दिए गए उनको बहाल किया जाए। मगर हमारा कहना है कि हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो मानते हैं और संवेदना प्रकट कर रहे हैं परिवार के साथ। और इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए GMD न्यूज। नमस्कार।